यस एवरीबॉडी, लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं। कल हमने मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी की। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन की। यहाँ से देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में मोस्टली 3 टाइप के मोशन होते हैं और उन तीनों टाइप के मोशंस के बारे में मैं आपको विद एग्जांपल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहला जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड टाइप जो होता है मोशन का वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और जो थर्ड टाइप होता है हमारा वो होता है वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 टाइप के मोशन होते हैं हमारे। जैसे कल हमने और भी 3 टाइप के मोशन पढ़े थे, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, 3 मोशन पढ़े थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे 3 टाइप के और मोशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मतलब उसका जो मोशन है वो उसके पाथ के बिल्कुल पैरेलल होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। सेकंड जो थिंग है इसमें, इसको लीनियर मोशन से भी इसको डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे किसी भी रोड के ऊपर चलते हुआ कोई व्हीकल है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे फ्रीली फॉल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये डस्टर है, मैंने इसको गिरा दिया, ये ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में भी हमारे पास में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग में होता है। एक्सिस के अलोंग में जैसे फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है, आपके सामने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपके ऊपर एक फैन चल रहा है। फैन में जो छत है उससे एक रोड लगी हुई है, ऐसे उस रोड के चारों तरफ फैन की जो मोटर है वो रोटेट हो रही है, इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और ये जो रोड है ये उसके लिए एक्सिस का काम कर रही है, एक्सेल का काम कर रही है। उस एक्सिस के सराउंडिंग में ये मोशन हो रहा है, इसलिए हम इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं, जैसे अर्थ का ले सकते हैं। अर्थ जो है वो सन के अराउंड में चक्कर लगाती है, ये भी एक रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वो उसके एक्सिस में उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। ये होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है वो पर्टिकुलर एक्सिस के सराउंडिंग में बॉडी के मोशन को बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। अब आता है वाइब्रेशनल मोशन। थर्ड वन कौन सा है? वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ये देखिए आप ध्यान से, ये डस्टर है, अभी ये सस्पेंडेड है, अब ये अपनी मीन पोजीशन में है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा, यहां से मैंने इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, सॉरी डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, ऐसे देखिए आप, डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया, तो ये देखिए अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो
मोशन कर रहा है और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के अंदर अपने पाथ को रिपीट करता है। समझ में आ रही है आपको बात? इसमें हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे घरों में पेंडुलम वाली घड़ी लगी हुई होती है, उसमें पेंडुलम जो है वो इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बोथ साइड क्या करता है, ओसिलेशन करता है, और उस ओसिलेशन के पाथ को वो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में रिपीट करता है। ऐसे वाले मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे यूनिवर्स में और हमारे सराउंडिंग में मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से हमारे पास में 3-4 टाइप के ये जो मोशन है, इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या करना है हमें। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इस मोशन को समझने के लिए, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको समझने के लिए हमें इसके कुछ जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका वो होता है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका वो होता है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन किसकी? बॉडी की पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बॉडी की पोजीशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो ये, इसके लिए हम एक स्केल, एक मेथड यूज में लेते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे एक बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक A और ये B है, ठीक। अब इस A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्स बना दिए इसके, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14 एंड सो ऑन, आगे तक इनफाइनाइट तक ले सकते हैं आप। अब हम जहां से अपनी मोशन को शुरू कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन आपकी मोशन की है, वो सपोज कीजिए कि जैसे A है आपकी मोशन की इनिशियल पोजीशन, यहां से आप अपना मोशन करना शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो ओरिजिन होगा वो होगा ये 0। ये 0 जो है ये आपका ओरिजिन माना जाएगा उस केस में, ये ओरिजिन है आपका। अब अगर हम बात करें, ये तो बात हुई हमारे मोशन की इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? ओरिजिन से राइट हैंड साइड, फ्रॉम ओरिजिन टू राइट हैंड साइड। तो ये तो इस तरफ की बात हुई। अगर हम इस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग मोशन करते हैं तो इस लाइन को मैं इस साइड में लेके जाता हूं, और यहाँ पे जो क्वांटिटी होंगी, जैसे यहाँ से देखिए आप ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ओरिजिन जो है ये है आपका, इस पे C पॉइंट मैंने डिनोट किया। इस तरफ अगर मोशन होता है, इस केस में इस तरफ अगर मोशन होता है तो आपका जो ओरिजिन जो 0 लिया है आपने, उससे हम इस साइड में मेजरमेंट करेंगे तो वो सब नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन निकला कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मोशन जब होता है या लेफ्ट साइड में जब हम जाते हैं तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव होंगी, और जो ओरिजिन के राइट साइड में जो वैल्यूज आएंगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। इसी तरीके से अगर हम अप एंड डाउन, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाएं, देखिए यहां से इस तरीके से इसी ओरिजिन के ऊपर या नीचे, तो यहां से देखिए ये सब वैल्यूज जो हैं
-1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही वैल्यूज होंगी 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे पॉजिटिव आएंगी और यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी की मेजरमेंट करने के लिए, पोजीशन को मेजरमेंट करने के लिए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम यूज करते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मेजर की जाती हैं उसका मेथड ये होता है। जहां से ओरिजिन स्टार्ट होता है, ओरिजिन से अगर राइट साइड में हम जा रहे हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएंगी। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएंगी, और अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव आएंगी। एक पॉइंट ये आपका कंसीडर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो है, मेजरमेंट तो आपको पता लग गया होगा। अब डायरेक्शन जो है वो भी इसी तरीके से, इसी मेजरमेंट वाले सिस्टम में भी हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन एंड ऑल्सो नेगेटिव डायरेक्शन, ये सब नेगेटिव डायरेक्शन होती हैं। ये डायरेक्शन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए हमने 2 पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब जो यूनिट लेनी होती है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिट, जैसे ही मेजरमेंट किया आपने, मेजरमेंट के बाद में आप उसके आगे यूनिट लगा रहे हैं, कोई लेंथ है या फिर कोई टाइम है या अदर कोई क्वांटिटी है, तो उसकी अगर यूनिट आप यूज में ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट एंड अमाउंट, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है तो हम उसको किलोमीटर में, और भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, जैसे सन से अर्थ की डिस्टेंस को शो करना है लाइट ईयर में, पारसेक में, इनमें हम लोग उसको शो कर सकते हैं। और जो उससे छोटी जो है उसको किलोमीटर में, माइल्स में कर सकते हैं, उससे छोटे वाली को मीटर में कर सकते हैं, उससे छोटे वाली को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, उससे छोटे वाली को मिलीमीटर में कर सकते हैं, और फिर उससे छोटे वाली को माइक्रो वगैरह वगैरह, नैनो वगैरह में हम उनको डिनोट कर सकते हैं। ये सिस्टम होता है। अब इसी तरीके से अगर हम टाइम का मेजरमेंट करें, टाइम के मेजरमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में भी ओरिजिन होता है, और उस ओरिजिन में भी जैसे हमने ये चीज़ ली है सेम, वैसे ही मेजरमेंट ऑफ टाइम में भी हम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम में, कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब ये 2 चीजें उसमें कभी नहीं आएंगी। टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये 2 चीजें, ये 2 जो एक्सिस मैंने बनाई थी यहाँ पे, ये उसमें कंसीडर नहीं होंगी। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर उसके लिए भी हम लोग क्या करें, यूनिट बनाएं, तो टाइम के लिए भी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे ईयर हो गई, उसके बाद में मंथ हो गया, उसके बाद में आवर्स हो गए, फिर मिनट्स हो गई, फिर सेकंड्स हो गए। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम यूनिट को यूज ले सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो हम उसको ईयर में दिखा सकते हैं, उससे थोड़ा कम है तो हम उसको मंथ्स में दिखा सकते हैं, उससे थोड़ा कम है तो हम उसको और डेज में दिखा सकते हैं, उससे थोड़ा कम है तो हम उसको आवर्स में दिखा सकते हैं, उससे भी कम है तो हम उसको सेकंड में दिखा सकते हैं, और उनसे भी कम है तो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड एटसेट्रा, ये क्वांटिटी हम ये यूनिट हम यूज़ में ले सकते हैं। ये वाला सिस्टम इसके अंदर देखने को हमें मिलता है। अब देखिए इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होती है। जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, या जो भी डिस्टेंस बॉडी कवर करती है या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है, वो हमेशा टाइम का फंक्शन माना जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू एफ टी, इसमें डिनोट करते हैं। ये एक टाइम का फंक्शन होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, विदाउट टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये टाइम का फंक्शन होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होती हैं दोनों चीज़ें, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लीजिए फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
मेंट। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्कूल, जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल है, ये इस पॉइंट पे हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल से स्कूल बस ने चलना शुरू किया और वो स्कूल बस जो है किसी अनदर डेस्टिनेशन बी पे गई, यहाँ से बी पे गई, और बी पे जाने के लिए उसने 5 किलोमीटर रन किया, मतलब कवर किया पाथ। फिर बी से वो सी पे गई, सी पे उसने बच्चों को ड्रॉप किया, पहले बी पे ड्रॉप किया, अब सी पे ड्रॉप किया। यहाँ पे उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, और सी से बाद में वो डी पे आई, डी पे भी उसने बच्चों को ड्रॉप किया 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके, और फाइनली सारे बच्चों को ड्रॉप करने के बाद में बस वापस कहाँ आ गई है, हमारे पास पहुँच गई है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके वापस स्कूल पहुँच गई है। ये एक एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया। अब ध्यान से सुनिएगा आप, जब बस ने चलना शुरू किया था तो ऐसे घूम के और फिर ऐसे वो आई है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल कवर्ड पाथ। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ, ये टोटल लेंथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी ने जो टोटल लेंथ कवर की है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसके अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये है डिस्टेंस। तो अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, बस ने जो कवर की थी वो डिस्टेंस को मैं डी से अगर रिप्रेजेंट करूं तो 5 + 4 + 3 + 6, तो टोटल कितना हो गया 9, और 9 = 18 किलोमीटर। मतलब ये हमारी हो गई डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर मैं इसी पाथ से, ये जो सेम प्रोसेस है, इसी से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, किसका, बस का डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं x से डिनोट करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बॉडी ने जो मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो कवर की है, उस मिनिमम डिस्टेंस की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो बस क्या है, यहां पे एक बॉडी है और उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ए, दोनों की ए ही है दोनों केस में। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई, देखिए जरा ध्यान से, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, ये हो गया। एक अनदर एग्जांपल अगर अपन ले, जैसे मान लीजिए कि यहां से ए से कोई बॉडी बी पर गई और बी से सी पर चली गई, यहां से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, यहां से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। इस तरीके से उसने डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, d = 5 + 3 = 8 किलोमीटर, और x = अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकालना है, और वो भी मिनिमम लेंथ के लिए। तो इसकी फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल ये है, दैट मीन्स d = आपने क्या लिखा, AB + BC, दो चीजें आपने डिनोट की यहां पे, ठीक है। अब यहां से x = तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें लेना है, जो कि कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इसका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगाएंगे और हम इसको निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, देन x = रूट यहां से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देन x = रूट AB कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, x = 25 + 9, तो टोटल कितना हो गया, 34, देन x = रूट 34 किलोमीटर। ये है, देखिए ध्यान से, अब 34 जो है
हाँ, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये 8 किलोमीटर है और ये रूट 34 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया? दोनों के बीच में डिफरेंस ये आया कि d जो है वो ग्रेटर देन है किससे? x से। ठीक है, ये केस हमें यहाँ पे समझ में आया। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं इसी केस में कि डिस्टेंस जो है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। वो उसके इक्वल जरूर हो सकता है, और इक्वल भी कौन सी पोजीशन में? जब कोई बॉडी 1D या लीनियर मोशन करती है, उस कंडीशन में ही वो उसके बराबर हो सकता है। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल एक ही केस में होंगी जब कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही हो। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इसके बाद में देखिए, हम और भी कई एग्जाम्पल्स इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे इसका अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। आपने यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। वैसे हम इनको सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या मिलीमीटर में किसी में भी हम मेज़र कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये देखिए यहाँ से, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में देखिए, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है क्या? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस, कौन सी मिनिमम डिस्टेंस? जिसका जिक्र अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। 2 पॉइंट्स के बीच की कौन से 2 पॉइंट हैं? वो 2 पॉइंट है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। किस चीज़ के? बॉडी के मोशन के। जब वो अपना मोशन शुरू करती है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, और जहाँ पे जाके उसका मोशन खत्म होता है वो उसका फाइनल पॉइंट है। उन दोनों पॉइंट्स की मिनिमम डिस्टेंस को लेना है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें तो कवर्ड पाथ, जितनी भी लेंथ कवर की है उसने, किसने? बॉडी ने, उस पूरे कंप्लीट लेंथ को हम कवर करते हैं इसके अंदर डिस्टेंस में, और वो पूरा का पूरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब इसमें देखिए, इट हैज ऑलवेज डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। ये देखिए, इट हैज ऑलवेज डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास डायरेक्शन है तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब ये वेक्टर क्या होता है, ये दिक्कत आ गई, तो हम अगला जो लेसन है हमारा मोशन इन ए प्लेन, उसके अंदर वेक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ठीक है, बट डिस्टेंस जो है उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है इसके बारे में भी आपको मोशन इन ए प्लेन वाले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे। अब इसके बाद में देखिए यहां से, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ द बॉडी। क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी बॉडी के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिस्टेंस जो है वो बॉडी के पाथ पे डिपेंड करती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये
पाथ पे डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंसीडर किया जाता है, और ये पाथ पे डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि इसके अंदर पूरे पाथ की लेंथ को कवर किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब उसके बाद में देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको लिख के बताया था, x इज इक्वल्स टू एफ टी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही टाइम में किसी भी बॉडी के दो डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज नहीं आ सकती। सिंगल टाइम ऑफ इंटरवल में किसी भी बॉडी की दो डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज को हम गेन नहीं कर सकते, इस चीज का ये मतलब है। तो ये हमारे तकरीबन सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। अब और भी छोटे मोटे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब इस ए और बी बॉडी को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने इसको ऐसे कवर किया। कैसे कवर किया? हाफ सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर पाथ में इसको कवर किया। तो एक तो पाथ ये हो गया और एक पाथ इसका ये हो गया। तो इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस निकालें d इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया और ऐसे यहां पे पहुंची, तो डिस्टेंस क्या हो गई? इसका हाफ सरकमफ्रेंस। और हाफ सरकमफ्रेंस क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। तो हमने लिखा यहां पे 2 पाई आर, और इसका हाफ पोर्शन है बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई आर। ये आ गया इसका डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस आई। बट अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये मैंने इसका सेंटर मान लिया O, और ये इसकी रेडियस है यहां से यहां तक की। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट कहाँ गया ये पॉजिटिव नेगेटिव पाथ? हाँ ये रहा 5th पॉइंट। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी गई थी मोशन करके, वो तो ऐसे गई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इसको कंसीडर नहीं किया गया। इसमें तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को कवर किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर? पाथ पे। बट ये जो है क्या डिस्टेंस, ये हमेशा डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स द पाथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके अंदर बॉडी ऐसे गई है तो इसके पाथ को, पूरे पाथ की लेंथ को कवर करना पड़ेगा, इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब अगर सर्कुलर पाथ की बात करें, यहां से देखिए, ये लीजिए, यहां से बॉडी ने चलना शुरू किया और ऐसे घूम के वापस यहीं आ गई। ए से चलना शुरू किया और वापस ए पे आ गई। तो इसके लिए डी की वैल्यू क्या होगी? d इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ। ये आ गया। अब इसके बाद में अगर इसकी हम लोग x निकालें, x मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में और वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।